Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। मैंने बहुत सारे एटलस और मानचित्र के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है जिससे आपको चीज़ें बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको डेली जो है टेस्ट होता है, आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है और भारत को प्राकृतिक रूप से 36 राज्यों में बांटा गया है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो भौतिक विभाजन को हम प्राकृतिक विभाजन भी कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में फिजिकल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया और द्वीप समूह हो गया। ये सब पाए जाते हैं भारत में। ये सब कौन से विभाजन हैं? ये सब भौतिक विभाजन हैं, ये सब प्राकृतिक विभाजन हैं। तो प्राकृतिक रूप से भारत को जो बांटा गया है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीनतम क्षेत्र कौन है तो वो आपका है कौन सा? तो प्रायद्वीपीय पठार है जो सबसे पुराना है। ठीक है, इसे भूमि का वह बहुत स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। याद रखना, पहले प्रायद्वीपीय पठार में कभी भूकंप नहीं आते थे क्योंकि यह माना जाता था कि एक ही प्लेट से बना हुआ है और ये बहुत प्राचीनतम है और बहुत ज़्यादा स्थिर है, तो यहाँ भूकंप नहीं आ सकता। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ भूकंप आया है तो यह अनुमान लगाया गया कि नहीं, उसके अंदर भी कई प्लेटें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो भारत का सबसे नवीन स्थलाकृति कौन है? तो हिमालय और उत्तर का मैदान, जिसका निर्माण हुआ है। आगे लिखा है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियां को दर्शाती है। युवा मतलब ये हो गया कि सबसे नवीन स्थलाकृति है, इसलिए उसको हम युवा स्थलाकृतियां कहते हैं, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जड़ों निक्षेपों से बना है। उत्तरी मैदान जो है हमारा जो गंगा का मैदान है, ये उत्तरी मतलब जड़ों निक्षेपों से बना हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से जो है कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है? आग्नेय और रूपांतरित से। और जड़ोल मैदान जो है बना हुआ, जड़ोल मैदान से क्या बना हुआ है? तो उत्तर का मैदान बना हुआ है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य भौतिक विभाजन। तो भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है भारत को। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, पांचवा है तटीय मैदान और 6 नंबर पर है द्वीप समूह। पहले इसको एक बार हम लोग मैप पे देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं भारत को 6 भागों में जो बांटा गया है। पहला है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है हिमालय, तो ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा है आपका मैदान। उत्तर का मैदान में 3 मैदान शामिल है, सिंधु सतलज के मैदान से लेकर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान कहते हैं। ये दूसरा विभाजन हो गया। जो तीसरा विभाजन है वो है आपका दक्षिण का पठार, जो दक्कन का पठार है ये पूरा, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये पूरा जो है तीसरा विभाजन हो गया। भारत का जो चौथा विभाजन है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, भारतीय महामरुस्थल, ये हो गया चौथा विभाजन। और
पांचवा विभाजन है आपका तटीय मैदान। तो 2 तटीय मैदान है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, एक है पश्चिमी तटीय मैदान। और 6 नंबर पर है द्वीप समूह, ये है आपका 2 द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से या फिजिकल रूप से? 6 भागों में बांटा गया है। इसी चीज को यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। पहले बात करेंगे हिमालय। हिमालय की जो है उत्पत्ति कैसे होती है? तो हिमालय की उत्पत्ति होती है वलन की क्रिया द्वारा। मान लीजिए ये यूरेशियाई प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराने से यहाँ तटीय सागर में मलबा था, ये मलबा ऊपर की ओर आ गया और आने के बाद कई हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है। कैसा पर्वत है? वलित और नवीन पर्वत है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिखा है हिमालय पर्वत के बारे में, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है ये। तो हिमालय कैसा वो पर्वत है? वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है और नवीन फोल्ड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो जो हिमालय है ये कहाँ से फैला हुआ है? तो उत्तर पूर्व में जो है कहाँ तक? सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। आप पहले इस मैप के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हिमालय शुरू होता है और ये जो है चांद के आकार का हिमालय है। अब आगे बताएगा अर्धवृत्त आकार का हिमालय है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो सांगपो नदी है, इसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। तो ये उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तब एंडीज पर्वत हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ लिखा हुआ है और यह अत्यधिक असम अवरोधों से में से एक। असम का मतलब होता है सम नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय कैसा है, अर्धवृत्ताकार का है, अभी मैंने आपको दिखाया था। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं मैप पे, यहाँ देखिए ध्यान से। तो इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर ज़्यादा है, कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर है। लेकिन आप असम में जाएंगे, अरुणाचल में जाएंगे तो यहाँ पर ये 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई पश्चिम में क्या है, ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है, ये भी याद रखना कि चौड़ाई अगर पूछा जाए तो हिमालय की पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। लेकिन अगर ऊंचाई पूछा जाए तो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई कम है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन वाक्य बना के आ सकते हैं। यहाँ देखो लिखा भी है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसका मतलब है कि पूर्वी भाग ऊंचाई ज़्यादा है और पश्चिमी भाग में ऊंचाई कम है। जबकि पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है तो चौड़ाई पूर्वी भाग में कम है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। तो हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लेकिन हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में यहाँ तो लिखा है, लेकिन हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। आप इस मैप को देखिए ध्यान से। तो इस मैप पे देखिए, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलें तो सबसे उत्तर में कुनलुन सान है, फिर तिब्बत का पठार है, फिर ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि हिमालय का लंबवत विभाजन कैसा है। यहाँ लिखा हुआ है आगे, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं और कुछ शिखर हिमालय के यहाँ दिए भी गए हैं। आप पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा है कि हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर कौन कौन से और किस देश में हैं, ये भी वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, 8848 मीटर है। फिर कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंगा पर्वत, ये आपका कश्मीर में है भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड भारत में,
कामेट भारत में उत्तराखंड में, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश भारत में है, और गुरला मंधाता ये जो आपका नेपाल में है। अब अगर इसकी हम लोकेशन को अगर देखना चाहें तो इसके लोकेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले कामेट है, यहाँ पर नंदा देवी है, यहाँ पर धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा है, ये मकालू है, ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है। ठीक है, ये सब आपको एक साथ दिखाई देंगे। यहाँ पर नंगा पर्वत है। तो सारे पर्वत श्रृंखलाएं आपको एक साथ यहाँ दिख रही हैं, सब हिमालय के ये भाग माने जाते हैं। और हिमालय को जो है अगर लंबवत और क्षैतिज दो भागों में बांटा जाता है, तो लंबवत विभाजन मैंने आपको बता दिया, क्षैतिज विभाजन भी हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है महान हिमालय। तो महान हिमालय की जो याद रखना, वलय की प्रकृति असम्मति है। ठीक है, हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो हिमालय के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। और सम्मति का मतलब होता है समान नहीं है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी मतलब होता है बर्फ की नदियां यहाँ पर ज्यादा बहती हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है हिमाद्री के, याद रखना जो आपका ग्रेट हिमालय उसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, मतलब कि समान नहीं है, और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो जिसे हम निम्न हिमालय कहते हैं या हिमालय कहते हैं, इसी को लघु हिमालय कहते हैं, इसको लेसर हिमालय इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये हिमालय आपका है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतया अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अब आपको यहाँ चीज समझ लेना है कि जो आपका निम्न हिमालय है, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं, आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। लघु हिमालय को अच्छे से देख लीजिए। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? तो उसमें याद रखिएगा पीर पंजाल भी शामिल है, धौलाधर भी शामिल है और महाभारत शामिल है। ये सब किसका भाग है? तो लघु हिमालय का भाग माना जाता है। आगे लिखा है इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो कश्मीर घाटी और कांगड़ा और कुल्लू घाटियां भी इसी हिमालय में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। सबसे बाहर की ओर है, कौन है? तो सबसे बाहर की ओर क्या है? शिवालिक है, इसलिए हम इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। पहले आप इस मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बाहर की ओर कौन है? सबसे बाहर की ओर शिवालिक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं या शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक की जो अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो जो नदियां अवसाद लाई थी उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। ये जो है घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इसको हम आपको एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यह है आपका ट्रांस हिमालय, यह आपका है ग्रेट हिमालय, यह है आपका जो है लेसर हिमालय और यह आपका है शिवालिक है। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। तो जो आपका ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, इसी के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं, याद रखना क्या? तो उसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली ये सब है। जो आपका लेसर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है, इसके बीच की जो घाटी होती है इसी को दून कहते हैं। ठीक है, तो दून घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ लिखा है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ इस मैप पे हिमालय को दिखाया गया है कि हिमालय के कितने विभाजन हैं और कैसे उनको यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय के क्षैतिज विभाजन की। आप इस मैप को ध्यान से देखते रहिएगा। इस मैप पे जो है नदियों के अनुसार हिमालय को बांटा गया है। सबसे पहले लिखा है इस उत्तर दक्षिणी के अतिरिक्त, ठीक है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित जो है क्षेत्रों के आधार पर नदियों को बांटा गया है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर भी नदियां हिमालय बटा हुआ है और उत्तर से दक्षिण भी हिमालय बटा हुआ है। ठीक है, लिखा है इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर माप जो है किया गया है। तो जो
आपका पश्चिम से पूर्व हिमालय है, जिसे हम क्षैतिज हिमालय कहते हैं, वो नदियों के आधार पे बटा हुआ है। आप इस मैप पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है उदाहरण के रूप में देखिएगा। पहले आप इस मैप पे देखिए, वहाँ पे सतलज नदी है और सिंधु के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। देखो वहाँ कश्मीर हिमालय लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, देखो लिखा है कि सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा पंजाब हिमालय कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है सिंधु और सतलज नदी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लिखा है आगे, कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि सतलुज और काली नदी, अब आप मैप पे देखिए सतलुज और काली नदी कहाँ कहाँ पे है। तो सतलुज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, तो आप बताओगे सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो नदियों के अनुसार हिमालय को बांटा गया है। इसके बाद है काली नदी और तीस्ता नदी जो है नेपाल हिमालय को बांटती हैं। तो आप देखिए ध्यान से मैप पे, तो वहाँ तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से दिहांग, दिहांग मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। ठीक है, तो तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के जो हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो देखो असम हिमालय वहाँ लिखा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि पंजाब हिमालय की नदियों के बीच में है, तो आप क्या बताओगे? सतलज और सिंधु के बीच में। फिर पूछा जाएगा आपका कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, तो सतलुज और काली के बीच में। फिर पूछा जाएगा नेपाल हिमालय किसके बीच में है, तो आप बताना है काली और तीस्ता के बीच में। फिर पूछा जाएगा असम हिमालय किसके बीच में है, तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। आपको वहाँ पूरा आपको मैप दिख देगा, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है, तो वो बनाता है आपका ब्रह्मपुत्र। इसी को हम दिहांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाता है। इसे मैं समझाता हूँ मैप के माध्यम से। ठीक है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय पहाड़ियों या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसाद से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां स्थित हैं। अब इसको एक बार हम आपको मैप पे समझा देते हैं, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा था सांगपो, सांगपो को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये नदी यहाँ बहती है तो यहाँ पर है पर्वत है नामचा बरुआ। इस मैप को हम यहाँ ना समझ के दूसरे मैप पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ, सांगपो नदी आती है नामचा बरुआ के पास, एक गार्ज का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यही नदी जब प्रवेश करती है कहाँ पर, अरुणाचल में, तो दिहांग कहते हैं। तो दिहांग के पास एक गार्ज का निर्माण करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ के पास। और गार्ज क्या होता है, तो मान लिया दो पहाड़ियां हैं, तो दो पहाड़ी के बीच में जब नदी बहती है तो नदी धीरे धीरे इसको काट करके एक बहुत बड़ा जो है गैप कर देती है। इसी को हम महाखंड या गार्ज कहते हैं, या आई आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर प्रवेश करती है और यहाँ पर आकर के असम में ब्रह्मपुत्र के नाम जानी जाती है। और बाद में ये जो है बांग्लादेश प्रवेश करती है जमुना के नाम से, और आके गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, और ये भी याद रखना यहाँ पे कि जो यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका पटकाई बूम अभी बताया गया था, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। इसी को पूर्वोत्तर पहाड़ी या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी चीज को वहां पर बताया गया है। ठीक है, अब आपको एक रोचक जानकारी हम यहाँ दे देते हैं एक वीडियो के माध्यम से, जो ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कहा जाता है वलित पर्वत से हुई है। ठीक है, हिमालय एक वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत बनता कैसे है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को मैंने यहाँ इसीलिए जोड़ा है कि जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, आप दो प्लेटें जो है पहले से दूर भागती हैं, और दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो बीच का मलबा ऊपर आ जाता है, और जिससे जो है किसका निर्माण हुआ है, तो हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें जो है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको और हिमालय के बारे में जानकारी और डिटेल में आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तरी मैदान की बात करेंगे। भारत का दूसरा विभाजन है
उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से 3 नदियों ने किया है। कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उसकी सारी नदियों ने मिलकर के उत्तर के मैदान का निर्माण किया है। तो उत्तर का मैदान अगर हम बात करें तो उत्तर का मैदान को एक बार पहले हम मैप पे आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये आपका मैप है, पहले इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिमालय का क्षेत्र है और यहाँ आसाम से लेकर के और ये आपका जो है राजस्थान तक के क्षेत्र को, इसको पूरे को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वो उत्तर का मैदान कहते हैं। ठीक है, उत्तर का ये मैदान कहते हैं। 3 नदियों ने बनाया है। सिंधु, तो यहाँ सिंधु उसकी सारी नदियाँ, यहाँ पर गंगा उसकी सारी नदियाँ, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र उसकी सारी नदियों ने मिलकर के उत्तर के मैदान का निर्माण किया है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग जो है 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर जो है से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। याद रखना, भारत के सभी भौतिक क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या अगर कहीं पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है? तो मैदानों में पाई जाती है। लगभग 60 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर जलवायु अच्छी है, यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पर जो है उत्पादन भी ज़्यादा होता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं। जैसे निक्षेपण मतलब हो गया मिट्टी को जमा करती रहती हैं। तो उत्तर हिमालय से नदियाँ कौन निकलती हैं? अभी मैंने बताया, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को उसकी सहायक नदियाँ। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें नदियों का द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे नदियाँ, जैसे मान लो नदी बह रही है तो बीच बीच में अगर मिट्टी जमा हो जाती है तो वहाँ नदीय द्वीप बन जाते हैं। जैसे माजुली, तो माजुली द्वीप क्या है? वही नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है। नदियाँ पर निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं बढ़ जाती हैं और जिसे हम वितरिकाएं कहते हैं, जिससे जो है डेल्टा का निर्माण होता है। दोआब किसे कहते हैं? लिखा है, क्या आप जानते हैं? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियां, जैसे मान लो गंगा है, ये यमुना है, तो इसको हम दोआब कहते हैं। तो दो नदियों के बीच को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और जब 5 नदियां हों, सिंधु, झेलम, चेनाब, वो है आपका रावी, ब्यास, सतलज, तो इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब। तो 5 नदियों की भूमि को हम पंजाब कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो आब अर्थात पानी। इसी तरह पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच अर्थात 5 या आब का क्षेत्र, अर्थात पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, तो इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ गया। ठीक है, यहाँ लिखा है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु और उसकी सारी नदियों द्वारा उसको बनाया गया है। तो जो पंजाब का हिमालय है, पंजाब जो क्षेत्र है, वहाँ नदियाँ निकलती हैं सिंधु हिमालय से, और वहाँ जो है पंजाब उसे मैदान कहते हैं। यह मैदान बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। सिंधु और उसकी सारी नदियाँ जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ बहुत सारे दोआबों का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, तो घग्गर हरियाणा में है और तिस्ता कहाँ है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। इसी के बीच में जो है नदी कौन सी है? गंगा का आपका मैदान स्थित है। यह उत्तरी भाग में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेष करके असम तक फैला हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान और सिंधु के मैदान ने मिलकर के उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। आगे लिखा है, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मतलब यह समतल भाग है, इसी रूप में की जाती है।
यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता होती है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर जो है 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी गुटिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम भाबर का क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर किसे कहते हैं ये पहले मैं बता देता हूं, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप इस मैप को भी देखिएगा, यहाँ मैप पे आप देखिए भाबर के मैदान का मैप देखिए। भाबर क्या है, तराई क्या है, आप देख लीजिए। हम यहाँ मैं मैप के थ्रू बता भी रहा हूँ। जैसे ये नदी है आपकी गंगा, जैसे मान लीजिए शिवालिक पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं, आप इस मैप भी देखते रहिएगा और यहाँ समझिएगा। जब नदियाँ हिमालय से उतरती है तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को ला करके नीचे यहाँ जमा कर देती हैं, क्योंकि वो पत्थर को नदी बहा नहीं सकती है समतल मैदान में। तो जहाँ पत्थर जमा हो जाते हैं उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में कृषि नहीं होती है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो है आपका असम तक फैली हुई है, ठीक है। और इसके बाद नदियाँ यहाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर नदियाँ जहाँ निकलती हैं दोबारा उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो हिमालय आपका शिवालिक है, तो हिमालय के बाद भाबर का मैदान पड़ता है और भाबर के बाद तराई का मैदान पड़ता है, जैसा इस मैप पे स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम भाबर का क्षेत्र कहते हैं। लिखा है सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में लुप्त हो जाती हैं। अभी मैंने बताया, तो वहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ पुनः निकलती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो उसे हम तराई कहते हैं। और तराई क्षेत्र में याद रखना चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, गन्ना खेती बहुत अच्छी होती है। और तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पे फैला हुआ है। यह वन्य प्राणियों से भरा जो है घने जंगलों का क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र में जंगल भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था। तो जो तराई क्षेत्र है, जब पाकिस्तान से जो किसान लोग पंजाबी किसान आए थे उनको यहीं बसाया गया। तो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन क्षेत्रों में, बिजनौर में बहुत सारे पंजाबी पाए जाते हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। उनको यहाँ जमीन दी गई, जंगल काट के जो है वहाँ खेती करते हैं। आगे लिखा है इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो तराई में है और ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल का बना हुआ है। तो पुराने जड़ोल को हम बांगर कहते हैं और नवीन जड़ोल को हम खादर कहते हैं। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता है, तो भाबर, और पूर्वी भाग में खादर, जिसे हम नवीन जड़ोल कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप होते हैं जिसे हम स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। तो इस मृदा में कंकड़ भी पाया जाता है और नदियां यहाँ पे बाढ़ हमेशा नहीं लाती हैं। बाढ़ वाले मैदानों में नए और युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श है। तो खादर मृदा क्या है, बहुत उपजाऊ होती है, और बांगर मृदा जो है ये कंकड़नुमा होती है। ये भी उपजाऊ होती है लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होती है। यहाँ है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, अलग अलग भागों में बांटता है। इसको पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बोर्ड पर ही वीडियो बनाया था आप ही लोगों के लिए। तो पहले आप इसको देख लीजिए जो है ये प्रायद्वीपीय पठार को, और फिर हम इसको पढ़ते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह है प्रायद्वीपीय भारतीय पठार। यह 2 चीज समझना है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो क्षेत्र 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और पठार मेज के आकार का होता है, अर्थात पठार इस तरह का होता है, पर्वत से अलग होता है पठार, और उसका मेज के आकार पर उसका शिखर होता है। पठार का इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इसी क्षेत्र में नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और मैप के माध्यम से समझेंगे। तो अगर हम भारत के दक्षिण भारत का अगर एक हम मैप बना देते हैं तो इससे हमें समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, कैसे ये बनता है। ठीक है, ध्यान देना। प्रायद्वीपीय पठार में जो पहला भाग है
वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार और तीसरा है दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को भारत के 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा? मध्यवर्ती उच्च भूमि, और उच्च भूमि को भी पठार ही बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। दूसरा है पूर्वी पठार और तीसरा है दक्कन का पठार। मध्यवर्ती पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है मालवा का पठार, पहला है मालवा, दूसरा है आपका बघेलखंड का पठार और तीसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। तो मध्यवर्ती पठार को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? मालवा का पठार, बघेलखंड पठार और बुंदेलखंड पठार। अब मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से तो समझ लिया है, अब इसको अगर हम मैप पे ले जाएं तो कैसे समझेंगे? और ज्योग्राफी में जब तक हम मैप का सहारा नहीं लेंगे, लोकेशन को नहीं देखेंगे, तब तक हमें ज्योग्राफी याद नहीं रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका मालवा का पठार, ये हो गया आपका बुंदेलखंड पठार और ये हो गया आपका बघेलखंड पठार। अब तीनों पठार का मैंने लोकेशन बना दिया। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर 1 मालवा, नंबर 2 बुंदेलखंड और नंबर 3 बघेलखंड। तीनों पठार हो गया। मालवा और बुंदेल और बघेलखंड पठार को हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि बोलते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब इन पठारों की अपनी अलग विशेषता है। जैसे मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और मालवा का पठार 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। पहला पर्वत है आपका कौन सा? तो अरावली, और दूसरा है आपका कौन? विंध्य पर्वत। तो विंध्य और अरावली के बीच में मालवा का पठार है। ये लोकेशन यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में पूछा है कि मालवा पठार की लोकेशन क्या है। तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मैप के थ्रू याद नहीं करेंगे, तो ज्योग्राफी याद नहीं होती है। ठीक है। तो मालवा पठार की एक विशेषता यह है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की मुख्य नदी है चंबल, और यहाँ पर मोटे अनाज और मालवा में गेहूं और मालवा में चने की खेती ज्यादा होती है। ठीक है। इस क्षेत्र में चंबल का क्षेत्र भी है जो बीहड़ कहलाता है, जहां पहले चंबल के डाकू रहते थे। तो मालवा का पठार 3 राज्य में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसका कुछ विस्तार हमें गुजरात में भी देखने को मिलता है, जो मध्यवर्ती पठार का एक हिस्सा है। दूसरा है आपका बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार अगर हम बात करें तो ये बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक फैला हुआ है। इस पठार की विशेषता यह है कि यहाँ चावल खेती ज्यादा होती है। यहाँ की मुख्य नदी सोन नदी है। और तीसरा है आपका बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और बिहार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ की मुख्य नदी है केन और बेतवा, और इस क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ये पठार हो गया। दूसरे पठार की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा जो पठार है वो है आपका भारत में पूर्वी पठार। पूर्वी पठार की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका मेघालय का पठार, दूसरा है आपका छोटा नागपुर का पठार, और तीसरा है आपका दंडकारण्य, जिसे हम बस्तर का पठार कहते हैं। अब इन तीनों पठार की अपनी अलग अलग विशेषता है, तो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और हम इसको मैप पे भी समझेंगे। अब हम अगर इसको हम मैप पे ले जाते हैं तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये मेघालय का पठार है नंबर 1, छोटा नागपुर का पठार ये है आपका नंबर 2, और नंबर 3 है दंडकारण्य का क्षेत्र, ये है आपका जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। ये हो गया आपका दंडकारण्य बस्तर का पठार क्षेत्र। मेघालय पठार की विशेषता यह है कि मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया हैं, और इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम और चेरापूंजी में। इस पठार में नाइट्रेट का उत्पादन ज्यादा होता है, और नाइट्रेट के साथ साथ यहाँ पर जो है कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। दूसरा है आपका छोटा नागपुर का पठार,
जो मुख्य रूप से झारखंड में है, लेकिन इसका विस्तार बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में और बंगाल के, पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। और छोटानागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। इस पठार में भारत का 98% कोयला पाया जाता है और इस पठार में चूना पत्थर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, यूरेनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है झारखंड में। और छोटानागपुर पठार की में कई नदियां निकलती हैं जो चारों तरफ बहती हैं। जैसे बिहार की बात करें तो छोटानागपुर के पठार में बिहार से पुनपुन, फल्गु ये सब नदियां निकलती हैं, जबकि केन, ये आपका दामोदर, सॉरी केन नहीं, दामोदर नदी निकलती है और वो बहती है कहां पर, तो वो हुगली में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी यहीं से निकलती है और इसमें 98% कोयला पाया जाता है। तीसरा क्षेत्र है आपका दंडकारण्य क्षेत्र, और दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर के पठार के पास वो आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। और इस पठार की विशेषता यह है कि इसमें भारत का इसमें लोहे का उत्पादन होता है जो जापान को निर्यात भी होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी खान है बैलाडीला की खान है। बैलाडीला खान भी है, पहाड़ी भी है और भारत की सबसे आधुनिक लोहे की खान है, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र याद रखना। यहाँ की मुख्य नदी कौन है, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। तो दक्कन के पठार में भी 3 पठार शामिल है। पहला अगर हम बात करें तो पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है आपका कर्नाटक का पठार और तीसरा है आपका तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये 3 पठार आते हैं किसमें, दक्कन के पठार में। महाराष्ट्र का पठार का लोकेशन ये है, कर्नाटक के पठार के लोकेशन ये है और तेलंगाना पठार का लोकेशन ये है। इन तीनों पठारों की अगर हम बात करें तो याद रखना, जो महाराष्ट्र का पठार है ये काली मिट्टी से बना हुआ है, लावा पठार कहलाता है। ये लावा पठार का निर्माण होता है, तो इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ कपासी मृदा भी कहते हैं इसे। और इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में लोहे का उत्पादन ज्यादा होता है, यहाँ पर कॉफी की खेती ज्यादा होती है, रेशम उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए कर्नाटक वर्तमान में लोहा, सोना, आपका जो है कॉफी और रेशम के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है। और सोना का उत्पादन भी कर्नाटक पठार की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तीसरा है आपका तेलंगाना पठार, और तेलंगाना का पठार यह है, और इस क्षेत्र में अभ्रक और यूरेनियम ज्यादा होता है। और इन पठारों की मुख्य नदियां हैं कृष्णा, गोदावरी नदियां हैं। इन तीनों पठार की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि सबसे अधिक खनिज संसाधन का भंडार इन्हीं पठारों में पाया जाता है। तो भारत को प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार और तीसरा है दक्कन का पठार। पूर्वी मध्यवर्ती उच्च भूमि में मालवा पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड पठार। पूर्वी पठार में मेघालय, छोटानागपुर और दंडकारण्य, और दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। और सबकी लोकेशन को यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो जब हम डायग्राम के माध्यम से लोकेशन और सबकी विशेषताओं को लिख लेते हैं तो इस चैप्टर से हमें कभी गलती नहीं होती है। इसमें एक है महाराष्ट्र में जो है दक्कन का जो पठार है, उसमें महाराष्ट्र का जो पठार है उसका निर्माण लावा से हुआ है। यह कैसे हुआ ये भी जान लीजिएगा। मान लीजिए कोई स्थल है, तो नीचे से जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो यहाँ पर दरारी ज्वालामुखी क्रिया हुई है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और यहाँ पर धरातल के नीचे उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर यही मैग्मा जब ऊपर आकर फैल जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, मैग्मा। अब दोनों में ठंडा पहले कौन होगा, तो चूंकि लावा पहले ठंडा होगा क्योंकि लावा के ऊपर वायुमंडल है, तो वायुमंडल के कारण लावा ठंडा हो जाएगा और लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टान बनती है। ठीक है, और मैग्मा देर से ठंडा होगा तो इसके दाने बड़े होते हैं, तो इससे ग्रेनाइट बनती है।
और ग्रेनाइट चट्टान सबसे कठोर चट्टान है। आपके घरों में सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा जो हम मसाला पीसते हैं, देखा होगा कि मसाला जब पीसते हैं तो पत्थर की चूर मसाले में शामिल नहीं होती, क्यों? क्योंकि कठोर चट्टान है। तो मैग्मा के ठंडा होने से ग्रेनाइट, और इसी ग्रेनाइट का यूज हमारे देश में प्राचीन काल के मंदिरों को बनाने में किया गया है। और लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट बनता है। बेसाल्ट एक मुलायम चट्टान है, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने, अपक्षय की क्रिया से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी, इसीलिए काली मिट्टी को कई नाम से जानते हैं, ध्यान देना। काली मिट्टी बनती है और इसके कण छोटे होते हैं, इसे हम रेगूर कहते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक खेती किसकी होती है? कपास की, इसीलिए हम यहाँ इसे कपासी मृदा कहते हैं। तो काली मिट्टी के एक नहीं 5 नाम हैं। अब यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस कहीं से क्वेश्चन पूछे, गलत नहीं होगा, वो कितना भी घुमा के पूछे। जैसे काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और कपासी मिट्टी कहते हैं। और जब हम इस पूरे निर्माण की प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो हमसे ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। और जब हम ज्योग्राफी को मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, तब हमें चीजें, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, मैंने बहुत अच्छे से मैप बना करके और डायग्राम के माध्यम से बता दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार कितने भागों में बटा हुआ है। अब आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमें पूरा आशा है। मैसेज करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। जैसे एक मेज होता है वैसे ही पठार होता है। ठीक है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ठीक है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण जो है ये कारण बना हुआ है, और यह तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अब गोंडवाना क्या है तो याद रखना, आगे हम बताएंगे। जब पेंजिया से टूटा था भारत तो वो गोंडवाना भाग था, गोंडवाना भाग का ही भूमि था, जो अब जो है उत्तर की ओर खिसकते हुए आकर के और आज जो है पुराने भूभाग के रूप में जाना जाता है। इसको और विस्तार से आगे हम बताएंगे। यहाँ लिखा है आगे, इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। लेकिन पूरे पठार को वीडियो में आपने देखा होगा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों से फैला है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और मध्य उच्च भूमि में याद रखना, मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया भी था, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भी शामिल है। ठीक है, आगे लिखा है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और जो है उत्तर पूर्व में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो है चंबल, सिंध, आपका बेतवा, केन और दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की बहती हैं, और इस प्रकार वह इसके ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूरब में सक्रिय है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको वीडियो में देखा होगा। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाही छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दामोदर नदी के बारे में भी बताते हैं हम। पहले इसको मैप पे आप एक समझने का पहले एक बार प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये मालवा पठार के बारे में बात हो रही थी, तो ये मालवा का पठार है। तो मालवा पठार विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इसी को हम मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र कहते हैं, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना, यहाँ की मुख्य नदी कौन है? चंबल है। ठीक है, यहीं पर सिंध है, केन है, बेतवा है। नदियां यहाँ से निकल करके गंगा और यमुना में आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, तो मालवा पठार पूछा जाएगा किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। इसी को यहाँ लोकेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ आगे लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार, दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, अभी वीडियो में भी देखा आपने, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुजा आकार का है। ये देखो त्रिभुज आकार का है कि नहीं है? ठीक है, तो ये त्रिभुज आकार का हो गया। ठीक है, लिखा है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो है नर्मदा नदी यहाँ बहती है, इसी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला आती है। यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी भी है। ठीक है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल
श्रृंखला इसके पूर्वी का विस्तार। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कौन कौन है, तो यहाँ महादेव है, मैकाल है और कैमूर पहाड़ी है। ठीक है, तो ये पठार के उत्तर में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं को स्थिति को ज्ञात करें। तो पहले हम एक बार दोबारा इसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए ध्यान से, सबके लोकेशन को देखिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका है सतपुड़ा है, ये आपका महादेव है, यहीं पर मैकाल पहाड़ी है, यहीं पर कैमूर पहाड़ी है, जो इस दक्कन के पठार को एक भौगोलिक सीमा में बांध रही है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण का पठार पश्चिम में जो है ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। तो याद रखना, जो पश्चिम का पठार है, ये जो दक्षिण का पठार है, ये पश्चिम की ओर काफी ऊंचा है और पूरब की ओर ढाल है। तभी तो नदियां पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में मेघालय या कार्बी एनालॉन्ग का पठार या उत्तर जो है कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन पठार का हिस्सा ही है मेघालय का पठार, जो मैंने अभी आपको वीडियो में वहां पर बताया था। आगे लिखा हुआ है यह एक भ्रम के साथ छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं। ये भी आपको बता देता हूं फिर से। यहाँ पहले आप मैप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका जो गारो, खासी, जयंतिया, इसे मेघालय पठार कहते हैं। मैंने वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा था पहले। तो जब भारत जो है यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो ये इससे टूट करके अलग हो गया। तो ये बीच में गैप हो गया। इस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप, या इसे हम गारो राजमहल गैप कहते हैं। ठीक है, तो इसी गैप पे गंगा नदी बहती है और जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका मेघालय पठार है और ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ये इसी से टूट करके अलग हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने आपको वहाँ बताया भी था। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। तो याद रखना, ये आपका जो है, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ये पश्चिमी तट है, इसी के समानांतर स्थित है। वो सतत है। सतत मतलब वो एक साथ श्रृंखला में है, उसमें कोई जो है टूटा नहीं है कहीं पे पहाड़। ठीक है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा जो है पार किया जा सकता है। तो भारत के भौतिक मानचित्र पर जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे को देख सकते हैं। तो एक बार इसको मैप पे हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका भोर घाट है, यहाँ पे थाल घाट है, यहाँ पे पाल घाट है। ये तीनों जो है यहाँ पे मैंने आपको दर्शा दिया है। इसका एक चित्र भी मैं आपको, मानचित्र भी आपको यहाँ पर मैं ऐड दे रहा हूँ। आप इनको जरूर देख लीजिएगा, इन दर्रों को, जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। तो आप इस मैप पे देखिए, यहाँ पे आप मैप पे देखिए, यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे को दिखाया गया। आप अच्छे से देख के याद कर सकते हैं। आगे लिखा है कि जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। तो याद रखना, जैसे मान लीजिए आपका ये जो पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट ज़्यादा ऊंचाई कम है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी, यहाँ महानदी है, तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। यहाँ नीलगिरी है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब सतत नहीं है, यहाँ बीच बीच में ब्रेक है। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ उनको ब्रेक कर दी हैं। ये अनियति है, मतलब वहाँ पे सतत नहीं है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। तो यहाँ जो बंगाल खाड़ी नदियाँ गिरती है, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इस पहाड़ को काट दिया है। तो ये तो सतत है, लेकिन ये टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो याद रखना, जो पश्चिमी घाट है, जब मानसून आके यहाँ टकराता है तो पश्चिमी घाट में यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा करके ऊपर उठने के कारण होती है। तो यहाँ जब हवा टकराती है तो उससे वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में ज़्यादा है कि दक्षिण में ज़्यादा है। तो याद रखना, दक्षिण में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो यहाँ उत्तर में ऊंचाई कम है, लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण जाएंगे उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही सेंटेंस पकड़ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है इस भाग में शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुड़ी तथा टोडाबेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावड़ी पहाड़ियां स्थित हैं। तो सेवराय, जावड़ी, पालनी पहाड़ियों के बारे में आप इस मैप पे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया है, इसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के क्षेत्र में देखो वहाँ पे जो है सेवराय, जावड़ी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी सबको वहाँ पे दिखाया गया है। ये सब पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये सब पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं और सब जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे जो है उदंगमंडलम जिले ऊटी के नाम से जाना जाता है और जो है कोइलकलान जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों स्थित यहाँ पर स्थित हैं। कहने मतलब है कि ये जो छोटे छोटे नगर हैं ऊटी या जो है उदंगमंडलम जो है ये सब एक पर्यटक स्थल हैं और ये उसी जो है नीलगिरी और जो है आपका जो है अन्नाईमुड़ी पहाड़ी पर स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो याद रखना काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है ये पहले आपको बता देते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है तो यहाँ लिखा भी है, ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी के क्रिया कारण हुआ है। कैसे, मैं बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्थल है, ठीक है, तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो यही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे ग्रेनाइट बन जाता है और यही जब ऊपर आके फैल जाता है जिसे हम लावा कहते हैं। तो लावा जब फैल जाता है ऊपर की ओर तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऊपर रहेगा तो लावा होगा और लावा क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो लावा के ठंडा होने से चट्टान बनती है बेसाल्ट, ठीक है, और बेसाल्ट के टूटने से मिट्टी कौन सी बनती है? काली मिट्टी बनती है। इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अवसाद जमा हुआ है, अर्थात लावा जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। आगे लिखा है इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। क्यों? क्योंकि लावा से हुआ है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, अभी मैंने बता दिया। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। अभी मैंने दिखाया था राजस्थान में। ये बहुत अत्यधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। दिल्ली से लेकर के और गुजरात से लेकर दिल्ली तक के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में फैली हुई हैं। तो अरावली पहाड़ी विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है। इसको एक बार हम मैप पे जरूर देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना अरावली पहाड़ी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है ऐसे, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है अरावली पहाड़ी, ठीक है। और अरावली पहाड़ी विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है। पुरानी वलित पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग भारतीय जो है मरुस्थल की बात कर लेते हैं, जिसे हम महामरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं। भारत पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ये भी याद रखना, ठीक है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर इस जो है थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका और तंगरी जो है मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब जो है बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। वर्षा ऋतु में भी यह कुछ सरिताएं निकलती हैं, मतलब नदियां बहती हैं और उसके बाद यह बालू से ही जो है विलीन हो जाती हैं, जिसे हम लूनी नदी कहते हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है ये समुद्र में नहीं पहुंच पाती है, ये पहले ही जो है उसमें गिर जाती है, बालू में खत्म हो जाती है क्योंकि उसमें पानी कम होता है। बरकान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का जो है टीला होता है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, इसी को हम बरकान कहते हैं। ये ऐसे ही आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप मुख्यतया जो है पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो आपको बरकान के समूह देखने को मिलेंगे, ऐसा भी आप मैप पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस समझ सकते हैं कि वहाँ का जीवन बहुत कठिन है। आप देख सकते हैं महिलाएं घड़ा ले करके और 10-10 किलोमीटर दूर जा करके पानी लेके आती हैं, तब यहाँ का जीवन जो है चलता है, ठीक है। आगे आते हैं तटीय मैदान को हम पहले पढ़ने से पहले हम आपको समझाएंगे तटीय मैदान हैं कौन कौन से। तो पहले इसको हम मैप के थ्रू पर समझा देते हैं, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, तटीय मैदान 2 है। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है
और यह आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान को कई भागों में बांटा गया है। इसको पहले बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तापी नदी से लेकर सूरत यहाँ पे है, तो तापी नदी अर्थात सूरत से लेकर के गोवा तक, तो सूरत से लेकर के गोवा तक इसको कोकण तट कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो सूरत से लेकर के गोवा तक इसे हम कोकण तट कहते हैं। गोवा से न्यू मंगलोर तक इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं, और न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक इसे हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। कन्याकुमारी से लेकर के और केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन तक को हम इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ये पूर्वी तट हो गया। और यहाँ केजी बेसिन से लेके नदी है हुगली, तो इसके क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। यहाँ देखो लिखा है उत्तरी सरकार तट। तो तटों को कई भागों में बांटा गया है। दूसरा जो पूर्वी तट है ये काफ़ी चौड़ा है, क्योंकि नदियाँ यहाँ डेल्टा बनाती हैं। तो पूछा जाएगा कि पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप ये देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये याद रखना, पूर्वी जो मैदान है वो काफ़ी चौड़ा है, पश्चिमी मैदान चौड़ा नहीं है। ठीक है, ये बहुत पतला है और ये बहुत चौड़ा है। नदियाँ चौड़ा क्यों है, क्योंकि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाने का कारण चौड़ा होता चला गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है तटीय मैदान। अब आपको तटीय मैदान समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ तटीय मैदान कितने हैं, 2 हैं। तो लिखा है प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय मैदानों पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच यह संकीर्ण मैदान है। अभी आपको भी दिखाया मैंने। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण, ठीक है, मुंबई और गोवा में, मध्य भाग को कन्नड़ या कनारा तट कहते हैं, भी मैंने बताया, और दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा कि तटों को किस का नाम से जानते हैं। और आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, मैंने मैप ऐड कर दिया है, आप मैप पे भी देख रहे होंगे कि उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। कौन सा, पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तरी भाग में इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे उत्तरी भाग में हम उत्तरी सरकार कहते हैं, जहां उड़ीसा है। ठीक है, तो अभी आप मैप पे देख भी रहे थे, यहाँ भी देखिए मैप पे। जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के साथ नाम से जाना जाता है, जहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण जो है झील यहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। तो आप समझ सकते हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए काफ़ी चौड़ा ये हो गया है। तो तटीय मैदान में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ लिखा है कि आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब हम लोग बात द्वीप समूह की कर लेते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो भारत में 2 द्वीप कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। एक है आपका क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, और एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ है, तो केरल के मालाबार तट के पास इससे लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका मालाबार तट है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर जो है आप लक्षद्वीप सागर है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। जो परवाल जीव होते हैं वो समुद्र में जीव पाए जाते हैं, परवाल। ठीक है, परवाल जीव को यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे होते हैं और ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से ये द्वीप बना हुआ है, और इस द्वीप को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, याद रखना, लिखा है पहले इसको लंका द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। तो पूछा जाएगा लक्षद्वीप इसका नाम कब रखा गया, तो 1973 में रखा गया, याद रखना। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक क्षेत्र अर्थात उसका राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो पिटली द्वीप कहाँ है, पूछा जाएगा, तो ये अब कहाँ है, लक्षद्वीप में है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों को श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, देख सकते हैं। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इस द्वीप समूह को बड़े आकार में बहुत जो है और बिखरे हुए हैं,
क्योंकि यहाँ बहुत बड़े 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 द्वीप यहाँ पाए जाते हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटे हुए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं अंडमान और निकोबार को अलग अलग किया गया और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग भी कर रहा है। यह द्वीप समूह निश्चित और पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, ठीक है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है तो यहाँ विविधता पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में भी। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न भू आकृतिक जो है विभागों का विस्तृत अध्ययन प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करती हैं, परंतु यह जो है स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक हैं। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा जो है भारत के 6 भागों को, उसी के बारे में यहाँ एक निष्कर्ष दिया गया है, लिखा है, और वह देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वतीय जल और वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जो है इनसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला। पठारी भाग को जो है खनिज भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध जो है भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ है, तो ये अंडमान में है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ये भी याद रखना। यहाँ एक परवाल के बारे में दिया है। परवाल जीव जो होते हैं, याद रखना, परवाल, इस मैप को देखिएगा तो परवाल एक फॉलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। याद रखना, जहाँ पे गर्म और छिछला जल होगा, बहुत गहरा नहीं होगा, वहीं पर परवाल जीव पाए जाते हैं। जो है इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, स्रोत होता है। तो जिनका जो कठोर भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी याद रखना। परवाल यहाँ टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो परवाल जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार के द्वीपों का निर्माण करते हैं। पहला है आपका परवाल रोधिका, दूसरा है परवाल तटीय परवाल भित्ति और तीसरा है परवाल वलय। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल और रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार और हार्सशू आकार की रोधिका का निर्माण करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे हम बताएंगे, बस केवल यहाँ समझ लीजिएगा। ये पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे कि इसकी क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो लिखा हुआ है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो होता है, जो 3 तरफ से जो है जल से घिरा होता है कोई स्थल, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, जिससे भारत का प्रायद्वीप हो गया। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत कौन सा है, पूर्वांचल, जिसे हम पूर्वोत्तर कहते हैं, अभी मैंने बताया था। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, कन्नड़ कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, महेंद्रगिरी है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से अब आपको सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसका अलग अलग पार्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि विस्तार से नहीं बताएंगे तो चीज़ें जो है समझ में आपको नहीं आएंगी, इसलिए इसको बहुत आराम से चीज़ बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।